इनके पिताजी, इनके दादाजी, ये इन सब का इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। इनकी कई बार सरकारें रही हैं यहाँ पे। आप जब मकान बनाते हो कोई, तो उसमें पाइपलाइन जो पानी की लगती है, पाइपें लगती हैं, वो क्या 10-15 साल बाद लगाते हो क्या? जब मकान बनाते हो तभी लगाते हो ना। तो जब हरियाणा बनाया था तो पानी लाना क्यों भूल गए थे हरियाणा का? जब अकाली दल के साथ गलबैयाँ करते थे, जब तीनों जगह बीजेपी के समर्थन में ये भी थे, यहाँ भी इनकी सरकार थी, अकालियों की उधर सरकार थी, तब क्यों नहीं लाए थे पानी यहाँ पे? तो इसका मतलब कि इनके बस की बात तो है नहीं। वो कह रहे थे कि नवीन जिंदल अब मैदान में आ गया है, अब वो नवीन जिंदल की आंधी चलेगी, झंडे भी जो है वो गाड़ देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? लोग यही तो पूछ रहे हैं कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते, नवीन जिंदल अभी क्यों मैदान में आया? 10 साल से कहाँ था? पूरे कुरुक्षेत्र में चर्चा है कि पहली बार हिंदुस्तान में शायद किसी कैंडिडेट को किडनैप करके लाए हैं सीबीआई और ईडी के जरिए। किडनैप करके चुनाव में खड़ा कर दिया है उसको। मजबूरी के उम्मीदवार हैं, मजबूर उम्मीदवार को कोई वोट नहीं करता, मजबूत उम्मीदवार को वोट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको कोयला चोर, लुटेरा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी इनको साफ सुथरा बना के वॉशिंग मशीन में धो के ले आई है। तो ऐसा थोड़ी है कि लोगों को दिखता नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि लोगों की आंख पे पट्टी बंधी है। लोग सब देख रहे हैं। जो पैसा लूटा है जनता का, खाया है, खुद ही तो कह रहे हैं जिसने खाया उसको लौटाना पड़ेगा। तो जो खाया है वो लौटाएं, वरना फिर सरकार बदलेगी तो हम वो उगलवाएंगे इनके मुंह से जो भी इन्होंने खाया है। अशोक तंवर जो पार्टी से नाराजगी के चलते अब नई पार्टी का डंडा और झंडा जो है उठा चुके हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जी जो गद्दारी करके गए उसका उनको सिला मिल तो रहा है, तो हर गांव में विरोध हो तो रहा है उनका। मुझे लगता है जमानत जब्त होगी उनकी। पहली बार हरियाणा के अंदर काफी लंबे समय के बाद किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आवाज आ रही है कि भाई टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए, डॉक्टर अशोक तंवर को हराना है। तो मुझे लगता है बहुत बुरी हालत उनकी इस चुनाव में होने वाली है। मैं तो अकेला ही चला था राह मंजिल पे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मोदी जी भी आजकल कहते हैं मोदी की गारंटी। कहाँ से आया ये शब्द? अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दिया करते थे और उसकी नकल करके, जो अपने आप को कहते हैं मैं इतना बड़ा विश्व का नेता हूं, वो उसकी नकल करके मोदी की गारंटी लेके आए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दंगल 2024, जिसमें हम आपको बताएंगे सियासी गलियारों का हाल और करेंगे सीधी बात राजनेताओं से, करेंगे तीखे सवाल उनसे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे भारत पोस्ट से सुरेंद्र नैन जी। बिल्कुल, दंगल 2024 में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के बेहद खास जो है वो मेहमान है और आम आदमी पार्टी के हरियाणा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डाणा जी है। डाणा साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दंगल 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत डाणा साहब, मेरा पहला सवाल, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस की बात करूं तो अगर हरियाणा के लिहाज से एक सीट आपके हिस्से आई है, तो मेरा पहला सवाल, क्योंकि कलायत विधानसभा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ से आप तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कुरुक्षेत्र लोकसभा का पार्ट है, हालांकि गाँव आपका नरवाना विधानसभा में है। किस तरीके का प्रचार, किस तरीके की तैयारी आपकी चल रही है? देखिए, आपने अपने सवाल में ही 2-3 जवाब ठोक दिए हैं जो कि मेरे सिर हो जाएंगे। अभी कहीं से तय नहीं है कि कहाँ से क्या कर रहे हैं, आगे भविष्य के बारे में अभी बात नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि एक नैरेटिव सेट हो गया लोगों के माइंड में। जो लगातार चर्चा चल रही थी पिछले कई सालों से कि ये तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने फर्जी मामले में गिरफ्तार करके जैसे जेल में डाला है, उससे सबकी कॉन्शियस शेक हो गई है। उससे सबका एक तरीके से मन पे ये प्रभाव पड़ा है कि यार ये तो वाकई ज्यादती कर रहे हैं। अब वो दिखने लगा है, जिसके बारे में पहले बात हो रही थी वो स्पष्ट दिख रहा है। तो उसका बहुत असर है ग्राउंड के ऊपर। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो जुल्म देखा है, अब उसका जवाब वोट से देने के लिए तैयार है जनता। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, अरविंद केजरीवाल समेत अन्य भी नेताओं पर मामले भी और कुछ जेल में भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से कहना है कि जिन्होंने खाया उनको लौटाना भी पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए घबरा रहे हैं, इन पर कार्रवाई हो रही है। तो मोदी जी लौटाएं ना। जो उन्होंने 60 करोड़ रुपया, तो अभी जिसको शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है शरद चंद्र रेड्डी, 60 करोड़ रुपए अरविंदो फार्मा के हैं, 60 करोड़ रुपए तो उनसे खाए हैं मोदी जी ने, तो लौटाएं उसको। जो 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में खाए हैं, जिसके बदले में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, जिसके बदले में उन्होंने सीबीआई ईडी के केस बंद किए हैं, तो वो लौटाएं ना। जो पैसा लूटा है जनता का, खाया है, खुद ही तो कह रहे हैं जिसने खाया उसको लौटाना पड़ेगा। तो जो खाया है वो लौटाएं, वरना फिर सरकार बदलेगी तो हम वो उगलवाएंगे इनके मुंह से जो भी इन्होंने खाया है, वो लौटाना तो पड़ेगा इनको निश्चित तौर पे। एक चवन्नी की बरामदगी
आज तक नहीं कर पाए हमारे किसी भी लीडर के यहाँ से। ये कैसे कहते हैं कि कोई किसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है? एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। फर्जी केस में आप जिसको चाहे जेल के अंदर डाल दें। अमेरिका तक बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस तक बोल रहा है कि ये थोड़ी होता है लोकतांत्रिक देश में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। केस पे फैसला बाद में करेंगे, निर्णय बाद में करेंगे, सबूत बाद में दिखाएंगे, लेकिन जेल में डाल दिया। तो ये तो लोकतंत्र का अपमान है, लोगों के वोट का अपमान है, और ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम है। लोग समझ रहे हैं इन बातों को। अनुराग जी, उसके बाद जो है हम यहाँ हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आ जाते हैं। अभी नवीन जिंदल जी का बयान मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि नवीन जिंदल अब मैदान में आ गया है, अब वो नवीन जिंदल की आंधी चलेगी और झंडे भी जो है वो गाड़ देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? लोग यही तो पूछ रहे हैं कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते, नवीन जिंदल अभी क्यों मैदान में आया? 10 साल से कहाँ था? तीसरे नंबर पे जब हार के गए थे यहाँ से, अच्छे और बुरे वक्त में जो साथ रहे वही नेता होता है। अच्छे वक्त में तो यहाँ पे सांसदी काटी, लेकिन जब हार गए तो 10 साल से यहाँ से गायब है। किसी के अच्छे बुरे में आए नहीं, किसी के मातम में, किसी की खुशी में शामिल नहीं हुए। जब कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी, कहाँ थे नवीन जिंदल? जब यहाँ किसानों के ऊपर गोलियां लाठीचार्ज हो रहे थे, कहाँ थे नवीन जिंदल? कभी आए उनका हालचाल पूछने के लिए? अब आए हैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। पूरे कुरुक्षेत्र में चर्चा है कि पहली बार हिंदुस्तान में शायद किसी कैंडिडेट को किडनैप करके लाए हैं सीबीआई और ईडी के जरिए। किडनैप करके चुनाव में खड़ा कर दिया है उसको। मजबूरी के उम्मीदवार हैं, मजबूर उम्मीदवार को कोई वोट नहीं करता, मजबूत उम्मीदवार को वोट करते हैं। जो जेल के अंदर रह के भी इन तानाशाह लोगों से लड़ रहे हैं, ऐसी आम आदमी पार्टी को लोग वोट करेंगे। इस बार झाड़ू के निशान पे यहाँ पे आंधी चलेगी, देखिएगा। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मेरा घर है और मैं तो आता जाता इसलिए रहा था कि आप लोगों को, यानी सुशील गुप्ता जी को या अभय सिंह चौटाला को मौका मिल जाए थोड़ी सी अपनी सभाएं करने का या अपने पक्ष में माहौल बनाने का, कंपटीशन मिल जाए, वरना तो पक्ष मेरे माहौल में है। कोई आप मुझे बताओ, कोई अपना घर मातम के वक्त छोड़ के जाता है? घर में कोई मौत हो जाए, शुभकरण को गोली लगी थी या यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ही आता था, आए थे? अपने घर को कोई दुख में छोड़ के चला जाए और वापस आके हक जताए कि ये मेरा घर है, मान लेंगे घर वाले? अब लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनको। लोगों ने मान लिया है कि ये यहाँ से छोड़ के चले गए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको कोयला चोर, लुटेरा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी इनको साफ सुथरा बना के वॉशिंग मशीन में धो के ले आई है। तो ऐसा थोड़ी है कि लोगों को दिखता नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि लोगों की आंख पे पट्टी बंदी है। लोग सब देख रहे हैं, इनको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। जी, डंडा साहब, कहीं न कहीं आपका एक स्लोगन है कि जुल्म का जवाब वोट से। इस तरीके का प्रचार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपके तमाम नेता कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे इंडिया अलायंस का मैंने जिक्र किया, कांग्रेस आपके साथ है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति है वो किसी छुपी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें भी हैं। पहली बात तो ये कि आपका कितना साथ दे रहे हैं चुनाव में। दूसरी बात, उनका अंदरूनी जो इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिलती है कि वो क्यों चाहेंगे कि एक आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी हरियाणा में लोकसभा की सीट जीते। चाहा ही तो है, तभी तो गठबंधन के अंदर एक सीट हमको मिली है। मैं अंदर खाने की बात कर रहा हूँ, इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिलती है। नहीं, अंदर खाने ही सब फैसला होके बाहर आया है, तो इसका मतलब इस बारे में सब एक राय हैं। आप देखिए, गांव के अंदर जब सरपंच का चुनाव होता है, 10 लोग खड़े हो जाते हैं सरपंची के चुनाव में, अलग अलग बातें कहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुद्दे भी उठाते हैं। लेकिन अगर मान लो गांव पे संकट आ जाए कोई, वो 10 लोग अलग रहेंगे या एक हो जाएंगे? आज स्थिति वही है, देश के ऊपर संकट है, इसलिए ये वक्त नहीं है अलग अलग लड़ने का। और इस बात को राहुल गांधी जी ने भी समझा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी समझा। जो देशभक्त हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो हमें बराबरी के हक देता है, जो इस देश को चलाने का मूल मंत्र है, उस संविधान को ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उस संविधान को बचाना है, इसलिए सब, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई अरविंद केजरीवाल नहीं, कोई राहुल गांधी नहीं, सब अपना स्वार्थ, अहंकार सब कुछ छोड़ करके एक हो गए हैं देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। जी, वहीं तीसरे में कैंडिडेट की बात करूं, सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल और अभय सिंह चौटाला इनेलो से, वो लगातार कहने की जहाँ जहाँ प्रचार करने जा रहे हैं वो इस तरह का बयान सरेआम देते हैं कि कहने की कुरुक्षेत्र में जो है वो सीधी सीधी लड़ाई दो बड़ियों की और एक जाट की है, यानी कि बड़ियों की और किसान की लड़ाई। उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, क्या लड़ाई है? बनिए की और जाट की क्या लड़ाई है, या किसी भी और जाति की क्या लड़ाई है? ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। हरियाणा को जातिगत रूप से आग लगा के पूरे हरियाणा में उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ताऊ के लाल नहीं है, बीजेपी के दलाल हैं। और किस लिए कहते हैं? गांव गांव में चर्चा हो रही है इसी वजह से। ये वोट काटने के लिए यहाँ पे आए हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये समझ लिया, ये मान लिया पूरे तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी का इशारा हो गया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के वोट काटने, इसलिए यहाँ से खड़े हो गए। यहाँ से क्या लेन देना? कभी आज तक इतिहास में यहाँ से कभी जीते हैं? जब हम लोग नहीं थे तब नहीं जीते थे ये। आज के दिन तो इनको कोई पूछ ही नहीं रहा, 3 में ना 13 में। पूरे हरियाणा के अंदर जेजेपी और INLD राजनीतिक रूप से खत्म हो चुके हैं, इतिहास की पार्टी हो चुके हैं। आज के दिन में इनका कोई नाम लेवा नहीं है।
सर साथ ही सवाल ये पूछूंगी कि कांग्रेस मैं देख रही हूँ कि सिर्फ एक सीट जो है लोकसभा की उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, लेकिन 9 लोकसभा सीटें अभी भी इंतजार कर रही हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाए, फिर भी उतार नहीं रहे हैं। ये अंदर खाता है क्योंकि आप भी अलायंस पार्टनर हैं। क्या हो रहा है, क्यों कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारी है? ये डर है या ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश को नाकाम करेंगे। जब मोदी जी ने देखा कि इस पूरे इलाके में सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी हार रही है बुरी तरह से, जिसको अपना गढ़ बताते थे, तो फिर उन्होंने यहाँ का चुनाव ही सबसे आखिर में फेंक दिया। ये लोग उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। उस समय का सही समय पे सही रणनीति बना के सारे कैंडिडेट्स अनाउंस किए जाएंगे, और जैसे ही कैंडिडेट अनाउंस होंगे आप देखेंगे कि लोग अपनी स्पष्ट राय भी जाहिर कर देंगे कि इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेंगे हरियाणा से। साथ ही आपके गृह जिले की भी बात कर लेते हैं, जो सिरसा लोकसभा पड़ता है फिलहाल। अशोक तंवर जो पार्टी से नाराजगी के चलते अब नई पार्टी का डंडा और झंडा जो है उठा चुके हैं, क्या लगता है उनकी सियासी मैदान में हालत आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा जिला तो पड़ता है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, लेकिन ये प्रशासनिक मुद्दे हैं कि उन्होंने वोट छोड़ दिया है सिरसा लोकसभा के अंदर। डॉक्टर अशोक तंवर जी जो गद्दारी करके गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस तरीके से बोलते रहे, और उनके बयान उठा के देख लीजिए पुराने, और फिर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उसी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, उसका उनको सिला मिल तो रहा है। अगर लोगों का अपमान करेंगे, लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो हर गांव में विरोध हो तो रहा है उनका। मुझे लगता है जमानत जब्त होगी उनकी। पहली बार हरियाणा के अंदर काफी लंबे समय के बाद किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आवाज आ रही है कि भाई टिकट दे दीजिए, डॉक्टर अशोक तंवर को हराना है। तो मुझे लगता है बहुत बुरी हालत उनकी इस चुनाव में होने वाली है, और सारी पार्टियां बदल के देख ली। इसके बाद राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की, तो इस बार लोग उनको सिला देंगे। वैसे इस तरीके के बयान तो एक बार अरविंद केजरीवाल ने भी दिए थे, वो भी कांग्रेस को भर भर के गालियां निकालते थे। आज उन्हीं के साथ अलायंस पार्टनर बन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये तो मैं कह ही रहा हूं कि हमारे 100 मुद्दों पे मतभेद हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारे कई लीडर्स के साथ कांग्रेस के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश पे संकट आए, जब संविधान पे संकट आए, संविधान और लोकतंत्र रहेगा तभी तो पार्टियां रहेंगी, तभी तो हम मुद्दों पे लड़ सकेंगे, एक दूसरे से संघर्ष कर सकेंगे। संविधान ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो पार्टियां नहीं रहेंगी। इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए। पहले देश बचाएंगे, उसके बाद देश के अंदर तो चुनाव 100 बार होते ही रहते हैं, उसमें अपने मुद्दों पे करते रहेंगे बात। जी, डंडा साहब ने अशोक तंवर का जिक्र किया, क्योंकि मैं भी अभी 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने पूछा वैसे तो आपका हद से ज़्यादा हृदय परिवर्तन हुआ है। पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, और फिर से बीजेपी में आ गए। तो उसे पूछा कि आखिर क्या कुछ कमियां रही आम आदमी? आप तो कहते थे कि आम आदमी बड़ी अच्छी पार्टी है, केजरीवाल की मैं सोच से प्रभावित हूँ, तो अब आखिर हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये चोर लुटेरों की पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल को अब भी अच्छा मान रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं, यानी कि सीधा सीधा अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों पे, यानी कि सुशील गुप्ता की बात करूँ, आपके जो बड़े नेता है उन पर सीधा निशाना साध रहे हैं कि ये चोर लुटेरों की पार्टी है, और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भट्टा बिठाएंगे। इसलिए मेरे को नरेंद्र मोदी की नीति अच्छी लगी और छोड़ के मैं यहाँ आ गया। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो आज भी बीजेपी में जाके अरविंद केजरीवाल जी को अच्छा मान रहे हैं, तो पार्टी तो अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं, पार्टी तो अरविंद केजरीवाल जी की है। अनुराग ढांडा कौन है? सुशील गुप्ता जी कौन है? अरविंद केजरीवाल आज के दिन एक विचारधारा है। उन्होंने देश को सिखाया कि राजनीति कैसे बदलती है। उन्होंने देश को सिखाया कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की राजनीति कैसे हो सकती है। विचारों के ऊपर जिसका विश्वास ना रहा हो, जो अपने विचार पल पल में बदलता हो, उसकी बात का क्या ही जवाब दूं। मुझे लगता है जिनके साथ वो जाके बैठे हैं वो दूध के धुले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जहाँ जाके बैठे हैं वो दूध के धुले हैं। कितना भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारी पूरे देश के समेट लिए मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इनका नाम ही हो गया बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी। आज के दिन पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी थे सब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जोड़ लिए, लोगों का काम आसान कर दिया। अब लोगों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सारे भ्रष्टाचारी खत्म एक साथ, एक झटके में। तो अब लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो बीजेपी को हरा दो, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ खत्म हो जाएंगे। आपके जो उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, उनके लिए प्रचार करे थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुछ दिन पहले की बात है। जैसा उन्होंने एक टिप्पणी की, बयान दिया, हेमा मालिनी का नाम उन्होंने लिया, आलिया भट्ट का नाम लिया, कुछ और भी कलाकारों का नाम लिया, आर्टिस्टों का, तो कहीं ना कहीं पहले महिला आयोग ने उनको नोटिस भेजा, चुनाव आयोग ने भी कहीं की रोक लगाई है। आपकी ही पार्टी के लिए वो प्रचार कर रहे थे, तो कैसे देखते हैं उनके बयान को आप निजी तौर पर? देखिए, सामाजिक जीवन के अंदर आपको अपनी भाषा की मर्यादा हमेशा बना के रखनी चाहिए। जो भी बात आपको कहनी है, अपना जो भी तर्क रखना है, वो आप मर्यादित भाषा के अंदर भी रख सकते हैं। मैं हमेशा पर्सनल तौर पे ऐसा मानता रहा हूं और मैं अपने सामाजिक जीवन में मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करता हूं। सभी नेताओं को मेरी तो यही सलाह है कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त कर लेंगे कोई व्यक्ति। वो जब संज्ञान में आया तो चुनाव आयोग ने कुछ हिदायत दी होंगी, उनको फॉलो करेंगे।
चलिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पिछले काफी समय से जेल के अंदर हैं और देखिए नो डाउट कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उस चीज की हलचल जरूर मचती है। कितने डिमोटिवेटेड कार्यकर्ता आज के दिन उस बात से लग रहे हैं आपको? क्रांतिकारियों का कोई साथी जब जेल में जाता है तो बाकी क्रांतिकारी डीमोटिवेट नहीं होते हैं, बाकी क्रांतिकारियों के अंदर आग उबलती है, बाकी क्रांतिकारियों का जज्बा और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे, हमने ये पहले भी बहुत स्पष्ट किया है। ये क्रांतिकारियों का टोला है। ये तो सोच रहे थे अरविंद केजरीवाल जी अंदर चले जाएंगे तो शायद पार्टी टूट जाएगी। इनको ऐसी गले पड़ गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर थे उससे ज़्यादा खतरनाक अंदर जाके साबित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनको तो समझ नहीं आ रहा है कि उगलें कैसे निगलें कैसे। ये अपने निर्णय को वापस भी नहीं ले सकते, ये अपने निर्णय को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते। देश के लोग इनके इस जुल्म का जवाब देंगे। जैसा इन्होंने किसानों पर जुल्म किया, जैसा महिलाओं के ऊपर किया, जैसा युवाओं के ऊपर किया, बेरोजगारी बढ़ा के, वही जुल्म इन्होंने हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल पे किया है। देश के लोग इस जुल्म का जवाब वोट से देंगे। चलिए, उसके बाद मेरा अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी जिसको लेकर के कहा जाता कि फ्रीबीज हैं, ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे, ऐसा जो है आम आदमी पार्टी के वायदे होते थे। आजकल यही वायदे जो है वो इनेलो की तरफ से भी किए जा रहे हैं। भाजपा भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा दे रही है। अच्छा, कांग्रेस के साथ अब गठबंधन में है ही, तो क्या लगता है कि ये जो फ्री में चीजें बांटने वाली जो चीजें थी वो तो सारी पार्टियां करने लगी हैं, अब अलग वायदे क्या लेकर के आएगी आम आदमी पार्टी? मैं तो अकेला ही चला था राह मंजिल पे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मूलभूत सुविधाएं अधिकार हैं व्यक्ति का, और जब उन्होंने ये देनी शुरू की, आप देखिए कि मोदी जी भी आजकल कहते हैं मोदी की गारंटी। कहाँ से आया ये शब्द? अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दिया करते थे, और उसकी नकल करके, जो अपने आप को कहते हैं मैं इतना बड़ा विश्व का नेता हूं, वो उसकी नकल करके मोदी की गारंटी लेके आए। लेकिन लोग भी समझ रहे हैं और हम भी बता रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नकलचियों से सावधान। गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की होती है जो पूरी होती है। जी डांडा साहब, क्योंकि पंजाब में भी आपकी सरकार है और दिल्ली के बाद पहला बार अगर कोई राज्य की बात करें ना तो पंजाब आपने कहे ना कि भारी बहुमत से आपकी सरकार वहाँ बने। लेकिन हरियाणा में विपक्षी पार्टियों की बात करूँ, SYL को लेकर, हालांकि SYL का मुद्दा कोई ऐसा नहीं कि अभी उत्पन्न हुआ, बहुत पुराना मुद्दा है और चुनाव के टाइम पर ये जिन बाहर भी आ जाता है। SYL को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, हरियाणा के नेताओं को इस तरीके से देखा जाता है कि ये गद्दार हैं, पंजाब में कुछ और जाकर कहते हैं, यहाँ आकर कुछ कहते हैं। और इस बयान को लेकर जिस तरीके से आपको लेकर बयानबाजी होती है, आपके सब साफ है, तो क्या कहेंगे उन नेताओं को? कौन देखता है इस तरीके से कि गद्दार हैं? कौन नेता है? किसी का नाम बताएंगे? जो जैसे इनेलो की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, यानी कांग्रेस तो आपके साथ अलायंस में है, पहले ये भी कहते थे लेकिन अब आपके साथ अलायंस में है। तो इनेलो मुख्य रूप से वो कह रहे कि SYL का हमारा मेन मुद्दा है और पंजाब में अब इनकी सरकार है। ये हरियाणा में आके कुछ बोलते हैं, क्योंकि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करूँ, कुछ दिन पहले वो रोड शो करने आए थे, आगे भी प्रचार करने आएंगे। तो अभय चौटाला जी तो कल परसों मैंने सुना था ये दम भर रहे थे कि हरियाणा हमने बनाया। तो जब हरियाणा बनाया तो पानी लाना भूल गए थे? इनके पिताजी, इनके दादाजी, ये इन सब का इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, इनकी कई बार सरकारें रही हैं यहाँ पे। आप जब मकान बनाते हो कोई, तो उसमें पाइपलाइन जो पानी की लगती है, पाइपें लगती हैं, वो क्या 10-15 साल बाद लगाते हो क्या? जब मकान बनाते हो तभी लगाते हो ना। तो जब हरियाणा बनाया था तो पानी लाना क्यों भूल गए थे हरियाणा का? जब अकाली दल के साथ गलबैयाँ करते थे, जब तीनों जगह बीजेपी के समर्थन में ये भी थे, यहाँ भी इनकी सरकार थी, अकालियों की उधर सरकार थी, तब क्यों नहीं लाए थे पानी यहाँ पे? तो इसका मतलब कि इनके बस की बात तो है नहीं। इनको सबको आजमा के देख लिया लोगों ने, इनके बस की बात नहीं है। तो इसलिए एक ऐसी पार्टी से हरियाणा के अंदर सवाल पूछना जो हरियाणा में कभी सत्ता में नहीं रहे, जिनका हरियाणा के अंदर कभी एक विधायक नहीं रहा, वो इनकी दोगली नीतियों को दिखाता है। मैं तो आपसे पूछता हूँ कि ये जो बीजेपी वाले जो सवाल पूछते हैं हमसे, इनसे पूछो ना इनकी बीजेपी यूनिट का क्या स्टैंड है पंजाब वाली का, और हरियाणा यूनिट का क्या स्टैंड है। तो दोगले हैं कि नहीं है? इसका मतलब इनको समाधान नहीं करना, इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करनी है। अब चुनाव आ गया, इस मुद्दे को उठा देंगे, चुनाव के बाद भूल जाएंगे, अगला चुनाव आएगा फिर उठा देंगे। हरियाणा के लोग भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि कौन मुद्दों को सुलझाना चाहता है और कौन इसके ऊपर सिर्फ राजनीति करता है। अंतिम सवाल मेरे डांडा साहब, क्योंकि कुछ दिन पहले तो गठबंधन जारी था हरियाणा में, अब वो जो है उप मुख्यमंत्री से पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेकर बयान दिया था, आम आदमी पार्टी को लेकर भी, आपको लेकर भी, कि कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो हमारे साथ जब आम आदमी पार्टी थी तो शायद 3 सीटें आपको दी थी, और हम तो एक रीजनल पार्टी थे, लेकिन आम आदमी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब वो पता नहीं क्यों 1 सीट पर मान गए, और निजी तौर पर ये कह रहे थे वो कि मुझे तो ये लग रहा था कि अनुराग डांडा खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका भी नंबर काट दिया। तो उनके इस बयान पर आप क्या कहें? देखिए, 2 प्रश्न आपने पूछे, मैं दोनों का बारी बारी जवाब देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे साथ 3 सीट थी, वहाँ 1 सीट ले ली। अरे अपनी हालत तो देख लो यार, हमें बने हुए 10 साल हुए हैं, उनको 5 साल हुए हैं।
हमसे आधे टाइम में ही वो पार्टी बन के ख़त्म भी हो गई। हरियाणा के अंदर उनका नाम लेवा भी नहीं, और हम 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बन गए। तो अपने कर्मों की सज़ा होती है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो भाई तुम्हारे साथ तो 3 सीट भी कोई गलती अगर आम आदमी पार्टी कर दे तो हम अपनी गलतियों में सुधार करते हैं, बहुत तेज़ी से सीखते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ऊपर जा रही है और इसीलिए जेजेपी ख़त्म हो गई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना था या डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को लड़ना। भाई हमारी पार्टी का फैसला है ना, अपनी पार्टी का कर लो ना, जो तुमसे फैसला होता है। जो तुमने फैसले किए उसकी वजह से आज के दिन हर गांव में, हर चौपाल पे बेइज्जत किए जा रहे हो, अपमानित किए जा रहे हो। वो पहले अपने फैसलों के लिए हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगिए। ये हमारी पार्टी का फैसला है और हमारी पार्टी के अंदर आपकी तरह फैसले नहीं होते हैं। हमारी पार्टी के अंदर जो निर्णय होता है एक मत से होता है। जो बेस्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन था वो हमने लिया और हम उस डिसीजन के साथ खड़े हैं पूरी ताकत के साथ। शुक्रिया टांडा साहब बातचीत चलिए, करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भाई ये था हमारा खास कार्यक्रम आज का, जहां हमारे जो है आम आदमी पार्टी से फायरब्रांड नेता अनुराग ढांडा हमारे साथ थे। खैर, सिलसिला जो है लगातार आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। आगे भी सियासी गलियारों का हाल आपको यूं ही दिखाती रहूंगी, यूं ही बताती रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे खास कार्यक्रम दंगल 2024 के साथ। नमस्कार। तो अभय चौटाला जी तो कल परसों मैंने सुना था ये दम भर रहे थे कि हरियाणा हमने बनाया। तो जब हरियाणा बनाया तो पानी लाना भूल गए थे। इनके पिताजी, इनके दादाजी, ये इन सब का इतना लंबा